पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं बेंगलुरु में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आया हुआ था और यहाँ वॉलंटियर्स के साथ भी आए, जो आम आदमी पार्टी कर्नाटका के वॉलंटियर्स हैं उनके साथ भी अभी मीटिंग है। पिछले दिनों कर्नाटका की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पंचायत इलेक्शन में किया। लगभग 50 सीटों पे हम लोग खड़े हुए थे, जिसमें 30 सीटें के आसपास हम लोग चुनाव जीते हैं। अप्रिशिएट किया जा रहा है। नीति आयोग ने, जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसने एजुकेशन में फर्स्ट नंबर दिल्ली के मॉडल को दिया है। आज पूरे देश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, बेंगलुरु म्यूनसिपल इलेक्शन में भी और पंचायत के इलेक्शन में भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है। येदियुरप्पा की गवर्नमेंट, जिसके घोषणा पत्र के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर लोकायुक्त को 24 घंटे के अंदर बहाल करने की बात कही गई थी, जिसका पैर और हाथ काटने का काम सिद्धारमैया जी ने किया था। आज लगभग 18 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन उस पर पूरी सरकार खामोश है। येदियुरप्पा जी पूरी तरीके से खामोश हैं। उसकी वजह खुद का उनका भ्रष्टाचार है, उसकी वजह है फ़ोन टैपिंग कांड, उसकी वजह है लैंड स्कैम्स, उसकी वजह है जो उनके पुराने भ्रष्टाचार निकले थे, जिस पे उसमें हाई कोर्ट ने भी उनके केस को ख़त्म करने की बात नहीं कही और उसको 24 घंटे के अंदर यहाँ डी नोटिफाई कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज पूरी की पूरी सरकार येदियुरप्पा जी की भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को बचाने में लगी हुई है। पूरी ताकत गवर्नमेंट की इसी काम में लगी हुई है। और उनके साथ जो पार्टियां खड़ी हैं, मैं बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और जेडीएस, ये दोनों फ़ोन टैपिंग कांड पे चुप क्यों हैं? ये दोनों पार्टियां एमएलए के खरीद फरोख्त पे चुप क्यों हैं? जब खुलेआम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि 10 करोड़ दिया गया, मिनिस्टर के पद दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भ्रष्टाचार के सामने मामले आ रहे हैं, तमाम ऑडियो सामने आए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और कांग्रेस और जेडीएस चुप क्यों है? इसका मतलब सबका मिला जुला खेल चल रहा है। फार्मर्स बिल के ऊपर, जिसमें 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, जिसमें 70 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है, उनकी जान जा चुकी है, उस बिल को यहां असेंबली में जेडीएस की मदद से पास कर दिया जाता है। तीनों काला कानून कर्नाटका के अंदर पास कर दिया जाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी का, जीडीएस का, कांग्रेस का मिला जुला खेल यहां कर्नाटका के अंदर चल रहा है। इसलिए एक ईमानदार पार्टी जो एक अच्छा विकल्प लोगों के सामने दे सकती है, वो आम आदमी पार्टी है। हमने कोविड के टाइम में देखा कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो चाहे माइग्रेंट लेबरर्स थे, चाहे वो दिल्ली के लोग थे, उनको किस तरीके से मदद किया बढ़ चढ़ के। और यहाँ पेरेंट्स आज अपने बच्चों की फीस के लिए सड़कों पे आ चुके हैं। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम कोविड के टाइम में बर्बाद हो चुके हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे और ईमानदार विकल्प के रूप में कर्नाटका के अंदर विस्तार ले रही है और आने वाले दिनों में हम लोग एक इस करप्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक ऑनेस्ट अल्टरनेटिव बनेंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। ಮೆಂಬರು MP ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರ ಕಾರಣ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆ, ಕೆಲವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋದಿಯಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಜನಪರ
ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಡೆಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ? ಈ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ काम बंद हो गया, छोटी छोटी जो उनकी इंडस्ट्री थी, छोटा व्यापार था, वो बंद हो गया. कहीं कुछ काम करते थे, 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करते थे, वो ख़त्म हो गई. और इसके कारण से अपने बच्चों को पढ़ाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया सारे लोगों के लिए. दिल्ली की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां हमने 6 सालों में प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ने दी. जहां हमने बढ़ी अगर कोई फ़ीस लिया, बच्चों से ज़्यादा फ़ीस लेने का काम किया, तो वो फ़ीस हमने वापस कराने का काम किया. आज सारे पेरेंट्स सड़कों पे हैं. यहाँ के लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई कोविड के टाइम में जो बर्बादी उनकी हुई है, वो अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से लाएंगे. लेकिन गवर्नमेंट, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, वो बैठ के आराम से प्राइवेट स्कूल और पेरेंट्स के बीच में झगड़ा लगाने में लगे हुए हैं और खामोशी से पूरी चीज़ को देख रहे हैं.